उत्तर प्रदेश चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और लगातार दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, आज आपने भी वोट डाला और कई दिग्गजों ने भी डाला, हमने जैसा देखा लखनऊ में। और ये सेंट्रल अगर कहा जाए, ये कहीं न कहीं लखनऊ सियासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश का। और ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगा रही हैं कि 4 चरणों के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी अ, अ, ये खोती जा रही है। क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि विपक्षियाँ जो आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टी, उनमें कितना दम है? देखो, विपक्ष का ना कोई आधार है। विपक्ष के पास केवल वक्तव्य ही उनका एक सहारा है, कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बंधाने का। वास्तविकता तो ये है कि विपक्ष की जो हार की जो उनकी खुन्नस है, जिसको कहते हैं उनकी निराशा है, वो उनके शब्दों में झलक रही है। ऊपरी दिखावा के तौर पर वो बार-बार दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी हार का चौथे चरण के बाद विपक्ष की हार का दोहरा शतक लग चुका है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ तेजी के साथ बढ़ी है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष बड़े-बड़े दावे करता था अपने सहयोगियों के साथ में, वो उनके सपने ध्वस्त हो गए हैं। और जिस प्रकार से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चरण में बढ़त हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, हुँ, वो तीसरे चरण पे आते-आते उसकी गति बहुत तेज हो गई। और हुँ, आज चौथे चरण ने तो बिल्कुल विपक्ष को चेतना शून्य कर दिया है। हुँ, और मैं कह सकता हूँ आज का चौथा चरण शुभांकर बन के भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है। हुँ, और निश्चित रूप में जो पिछली पुनरावृत्ति है जीत की, भारतीय जनता पार्टी 13 शतक से भी ऊपर निश्चित रूप में 10 मार्च को लगाएगी। हुँ। और एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। दिनेश जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में ये बयान दे रही है। और पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बयान आया, बीएसपी को कहा गया कि वो भी कहीं न कहीं अब सीन में है। क्या ज़रूरत पड़ी? लोग कह रहे हैं कि वो देखिए, पहले आरएलडी पर पासा उनका फेंका डर है। है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो आज का भी आप चुनाव देखेंगे, कई जगह पे वो नहीं चले हैं। कई हुँ, जगह एमआईएम से भी उनका मुकाबला हुआ है और बहुजन समाज पार्टी से भी उनका मुकाबला हुआ है। हुँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कई जगह, कांग्रेस तो कहीं नहीं दिखी है। हुँ, समाजवादी पार्टी का कहीं-कहीं मुकाबला हुआ है। तो उनके सहयोगी जहाँ पर उनको टिकट सहयोगियों को दिया है, वो बिल्कुल जिसको कह रहे हैं आधार विहीन व्यवस्था में पहुँचे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी की पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है। और हुँ, मैं कह सकता हूँ कि जो आज के चुनाव परिणाम, आज का जो चरण है, वो आश्चर्यजनक तरीके से, हालाँकि पिछले बार भी हमने 50 से ऊपर सीटें पाई थी। हुँ, लेकिन हुँ, इस बार हम समझते थे कि कहीं न कहीं मुकाबला कड़ा ज़रूर होगा। हुँ, लेकिन इस बार जिस प्रकार से शाम होते-होते जो वातावरण बना है पूरे प्रदेश का, हुँ, जो जहाँ-जहाँ आज मतदान हुआ है, मैं हुँ। कह सकता हूँ कि ये चौथा चरण शुभंकर बना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रायबरेली में गांधी परिवार शुरू से चुनाव लड़ता आया है, लेकिन वहां पर के विधायक भी जो थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। क्या लगता नहीं कि गांधी परिवार के दिग्गजों के लिए भी ये एक साख की लड़ाई है रायबरेली में साख बचाना? मैं कहता हूँ कि वैसे तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने एक वक्तव्य में कहा था, भारतीय जनता पार्टी के जब 2 सांसद आए थे, तो उन्होंने व्यंग्य में कहा था कि हम 2 हमारे 2। हम्म, लेकिन अब की लोकसभा में आप देखिए तो उनका तो एक ही बचा, रायबरेली हम्म, की सीट। और हम्म, अब की विधानसभा चुनाव के परिणाम आप देखिएगा, कांग्रेस को शून्य मिलेगा। हम्म, कांग्रेस एक भी सीट रायबरेली से नहीं जीतेगी। भारतीय हम्म। जनता पार्टी सभी जीतों पर विजय प्राप्त करेगी। शुरुआत में आप लोगों ने 300 से पार की बातें की थी। 4 चरणों के चुनाव के बाद पार्टी का भी कुछ आकलन रहा होगा, कुछ इंटरनल सर्वे हुए होंगे। आप अब अभी अपने आप को कहाँ देख रही है पार्टी? हम बेहतर स्थिति में पाते हैं। और पिछली बार अंडर करंट था, हमको अनुमान नहीं लग रहा था। लेकिन इस हुँ, प्रकार से पहला चुनाव हमको दिखा है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हुँ, बल्कि जो जनता है इसको चुनाव लड़ रही है। ये पहला चुनाव है जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया है।
क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए, नकलविहीन परीक्षा हुई है। डिग्री शिक्षकों को प्रोफेसर पदनाम मिला है। जो वहां पर डिग्री के शिक्षक से पहली बार उनको शोध का अधिकार मिला है। माध्यमिक शिक्षा में नकलविहीन परीक्षा हुई है, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ है, शुल्क नियंत्रण अधिनियम बना है, डिग्री में देखें तो निजी विश्वविद्यालय एक्ट बना है। और अगर आप देखें तो 15 साल में उन्होंने 48 माध्यमिक विद्यालय बनाए थे विपक्ष की सरकारों ने। इस सरकार ने केवल 5 साल में 250 माध्यमिक विद्यालय बनाए हैं, 78 डिग्री कॉलेज बनाए हैं, 12 विश्वविद्यालय बनाए हैं। संकल्प पत्र में हमने 10 विश्वविद्यालयों के निर्माण की कल्पना की थी पिछले 2017 के संकल्प पत्र में, और हमने 12 विश्वविद्यालय की निर्माण प्रक्रिया की पूरी जो प्राविधि है उसको पूरा किया है। तो हम कह सकते हैं हम काम वाली सरकार है। 2-3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 32 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 64 पे स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। लक्ष्य है कि 2 साल में हम 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की क्रिया शुरू कर सकें। आधा यहाँ पर मेट्रो चला था, अब 6 मेट्रो जगह पर संचालित हो रहे हैं। आधा एक्सप्रेसवे बना था, अब 5 में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमने संकल्प भी नहीं किया था, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना रहे हैं, जो हमारी उत्तर प्रदेश की आधी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके उसको प्रफुल्लित पुष्पित करेगी। और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमने नोएडा में लगाया है, 250 मेगावाट का। 2 और डाटा सेंटर हम लगाने जा रहे हैं। आज 100 मोबाइल बनते हैं तो 70 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 2017 में थी, वो आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% की जो बेरोजगारी की दर 2017 में थी, वो आज 4.9% पर आके नीचे नीचे आई है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 2017 में यहाँ पर थी 48,250 रुपया, आज वो 94,850 रुपए होके लगभग दुगनी के आसपास हुई है। मैं कह इतनी सकता हूँ कि इतनी चौमुखी दिनेश जी, विकास की जो इतनी सुगंध चीजें है। जब हुई हैं, इतनी चीजें जब हुई हैं तो फिर चुनाव में ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर ये ये सपा बातें कर जिन्ना इसीलिए की तो एंट्री क्यों हो गई? फिर तमाम बातों की मथुरा की एंट्री क्यों हो गई? ये तमाम बातें क्यों उठाई जा रही हैं फिर? जिन्ना जिन्ना को खोजकर समाजवादी पार्टी लाई है, बीजेपी नहीं लाई है। बीजेपी ने एक बार भी जिन्ना का नाम नहीं लिया। हाँ, बीजेपी तो गिनाते घूम रही है कि वैक्सीन हमने बनाया, वैक्सीन फ्री में हमने दिया, वैक्सीन का प्रभाव साली वैक्सीन हमारे कारण आई, लगाने का रिकॉर्ड हमने बनाया, मुफ्त में दवा की किट जो है मेडिकल किट गांव-गांव कोरोना के संक्रमण में हमने किया है। मुफ्त में इलाज कोरोना के सरकारी अस्पतालों में हमने किया है। 555 ऑक्सीजन के प्लांट हमने लगाए हैं। हर जिले में वेंटिलेटर युक्त बेड्स हमने लगवाए हैं। हम तो अपने कामों को बता रहे हैं कि गैस का सिलेंडर हम का कनेक्शन हमने दिया, फ्री में बिजली का कनेक्शन हमने दिया। अब हम फ्री में सिंचाई किसानों को बिजली हम दे रहे हैं। 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि हमने दिया। 1,000 रुपए श्रमिकों को उनके अनुदान राशि के रूप में, उनकी सहायता राशि के रूप में उनके खातों में हम दे रहे हैं। 51,000 रुपया अब तो उसको बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया है। गरीब लोगों के लड़कियों का विवाह करने के लिए हम दे रहे हैं। हर जगह पर हमने टॉयलेट दिए, शौचालय दिए। गांव-गांव हमने मकान 43 लाख मकान दिए हैं, 2.5 करोड़ टॉयलेट्स दिए हैं। तो जितना दि इस सरकार ने किया अगर गिनाने लगी तो 1 घंटा आपके कार्यक्रम के लिए चाहिए। हुँ, हम दिने विकास की बात करते हैं और वो सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद यानी विनाशवाद की बात करते हैं। हमारा मुद्दा विकास था, है और विकास मुद्दा हमारा रहेगा, और हम इसी पे चुनाव पहले भी लड़ते हैं और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन दिनेश आप जी जहां तक काशी और मथुरा की अगर आप बात करेंगी जी। तो काशी मथुरा का संदर्भ लेकर आप मैं तो कॉमर्स का प्रोफेसर हूं, आप हुँ, पता करो कि काशी का अगर डेवलपमेंट हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। हुँ, अब वो जाहिर सी बात, वो हिंदू परिवार के हैं तो वो गंगा में स्नान करेंगे हुँ। पूजा करने से पहले। गंगा लेकिन का ये स्नान मानते हैं कि किया, इस बार सुबह के आचमन चुनाव में किया बाकी और पार्टी के नंगे पैर नेताओं चल को के भी वो जब गए, क्या ये मानते सबको हैं कि अमन इस कर बार दिया के गया था, कोई चुनाव में राजनीतिक दल का। आज बाकी अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण के उसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने एक किताब लिखी है हुँ, और उसमें कहा उन्होंने कि उन्होंने एमएलसी समाजवादी पार्टी का होने के नाते हुँ, बाबा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, इसके लिए उन्होंने कई पत्र लिखे, उन्होंने पत्र अपने प्रस्तुत किए, किताब प्रस्तुत की हुँ, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। हुँ, उसको समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उसको अस्वीकृत कर दिया था, सत्यव्रत प्रकाश जी ने इसको उठाया था हुँ, और उन्होंने विधान परिषद में धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराया।
कि हुँ। इसका धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का जो लोकार्पण हुआ, वो भारत की संस्कृति का प्रतिपादन की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। उसमें अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से लाखों करोड़ों लोग अगर आएंगे, वहां रोजगार पैदा होगा, वहां पुल और सड़क बन रही तो रोजगार पैदा होगा, उद्योग धंधे पनपेंगे, हिंदू और मुसलमान सबको लाभ होगा। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का अयोध्या बन रहा है तो अयोध्या का लाभ किसको होगा? वहां के निवासियों को होगा, हिंदू को भी होगा, मुसलमान को भी होगा, अगड़े को भी होगा, पिछड़े को भी होगा। एक इसलिए तरफ बीजेपी एक अगड़ा पिछड़ा नहीं करती। एक तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां देश में लामबंद हो रही हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है। आज ये एक घटना निकल कर आई जो नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसमें भी सारी पार्टियां लामबंद नजर आ रही है और उनका कहना है कि बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं ये जो जांच एजेंसियां हैं उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है और चुनाव को देखते हुए ये मामले निकाले जा रहे हैं। अब इसमें महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव है? अगर ईडी अपना काम न करे, सरकारी केंद्रीय सरकार जांच एजेंसियां काम न करें, तो आप कहेंगे कि वो काम नहीं करती, नकारा है। काम करें तो वो कहें कि वो पक्षपात लेते हैं। बीजेपी की चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो पक्षपातपूर्ण या द्वेषपूर्ण कार्य कोई भी कभी नहीं करती। मगर दिनेश जी, कन्नौज के समय भी ये आरोप लगाए गए कि बदले की कार्रवाई की गई। अभी फिर से बदले की कार्रवाई की ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या एक थर्ड फ्रंट बनने की शुरुआत हो रही है 2024 को लेकर और कहीं न कहीं ये इस चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? हर चुनाव के पहले लोकसभा का आएगा तो थर्ड और फोर्थ फ्रंट बनते हैं और धराशायी होके फिर वो पांचवा फ्रंट की तैयारी कर देते हैं। ये आपस में गठबंधन और लठबंधन साथ साथ चलाते हैं। इनका जो ठग बंधन है वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। जनता जान गई है कि जनता को ठगने के लिए इनके गठबंधन बनते हैं और टूटते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में दो लड़के करके प्रचार किया गया, आदरणीय राहुल जी और आदरणीय अखिलेश जी का साथ साथ हाथ हिलाते हुए, हुँ, और पता चला कि उत्तर प्रदेश के दो लड़के कहीं चुनाव में नहीं फड़के और वो हुँ, धराशायी हो गए। उनकी राजनीतिक इच्छाएं धराशायी हो गई। हुँ, उसके बाद आदरणीय बुआ जी आदरणीय भतीजे जी का बना। बुआ हुँ, भतीजे की जोड़ी महागठबंधन कहलाएगी, ऐसा प्रचारित किया गया। महागठबंधन फेल हो गया, धराशायी हो गया। तीसरा गठबंधन फिर दो दो लड़कों का आ गया, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, एक ब्रज प्रदेश का हुँ। के नौजवान। अब दोनों गठबंधन इस चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद फिर धराशायी होंगे, अब चौथे गठबंधन की तरफ जाएंगे। इनका काम है गठबंधन, लठबंधन, ठगबंधन, और इस सारे बंधनों से मुक्त होकर जनता निश्चित रूप में एकजुट होकर काम करने के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए आज चली है। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास में यहाँ की विकास की गाथा, कथानक को और पटकथा को लिखने वाला होगा। लेकिन शर्मा जी, जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, उस लड़के पर मैं आरएलडी के जयंत चौधरी की बात कर रही हूँ। उस लड़के पर तो डोरे भाजपा ने भी शुरुआत में डाले थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर देखिए, पर मैं मना कर दिया। लड़के शब्द मेरी तरफ से नहीं है, लड़के शब्द उन्होंने स्वयं प्रयोग किया है। मैं हुँ, तो आदरणीय राहुल जी, आदरणीय जयंत जी, आदरणीय अखिलेश जी बोलता हूँ। हुँ। लड़के करके प्रकार हाँ, प्रचार उनकी पार्टी करती है। हाँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि डोरे कोई किसी के ऊपर बीजेपी को डालने की जरूरत नहीं। बीजेपी बीजेपी की अपनी लीडरशिप है। हमारा अपना नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है। और जो आदरणीय जैन जी हैं और उनके पूज्य पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी भी एक बार नहीं दो दो बार पराजित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से। इसलिए हुँ, हमको किसी को लेने और ना लेने की प्रश्न नहीं। हाँ, बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत में कोई अगर विश्वास रखते हुए हमारे पास आना चाहता है, हुँ। तो अगर उसपे कोई आरोप नहीं है तो बीजेपी उसको लेती भी है। दिनेश जी, आप एक ब्राह्मण चेहरा है पार्टी के लिए और शुरुआत में ये बात भी निकल कर आई थी कि आपको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालाँकि अब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार। क्या ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का दिल से साथ दिया है इस बारी? अभी तक जो 4 आप चरण चुनाव है हुए? आपका यही प्रश्न को मैं चाह रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में अगर आपका ईटीवी तो सब जगह गया हुआ होगा, जी। एक जिले में एक विधानसभा बता दीजिएगा। पिछली बार अगर 80% ब्राह्मण ने दिया था, तो इस बार 99% ब्राह्मणों ने दिया है। जाति के आधार पर मैं बात भी नहीं करता, ना मैं अपने को जाति से कभी जाति के आधार पर बात भी करता हूं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये बीजेपी का नारा है और मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हुँ, लेकिन ये विपक्ष को भी भ्रम है और मीडिया को भी भ्रम है कि ब्राह्मण को जाति कह के उसको उसके बारे में आकलन करते हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग है। ये हुँ, जात नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह प्रवृत्ति का नाम ब्राह्मण है, जो हुँ, अपने संस्कारों में अपनी संस्कृति में भारत के
सांस्कृतिक विरासत में, अपने देवी देवताओं के सम्मान में हुँ, वो अपना अपने जीवन की श्रेष्ठता का भाव देखता है। हुँ, जो सबके सुख में अपने सुख की अनुभूति करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हुँ, जो उसका विश्वास का परिचायक है, मानक है। हुँ, और जो अपनी संस्कृत भाषा को क्षुण्ण रखना चाहता है, हुँ, ऐसे प्रवाह का नाम ब्राह्मण है। और हुँ, ये सारे काम देवी देवताओं का सम्मान कौन करेगा? अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से बड़ा क्या होगा? काशी हुँ, विश्वनाथ के कॉरिडोर की स्थापना से क्या होगा? मथुरा हुँ, के डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रारंभ करने से बड़ा क्या होगा? चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी माँ धाम, यहाँ आपका यहाँ चंद्रिका देवी माता का धाम, आपका नैमिषारण धाम, कितने धामों का उद्धार कराने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, क्या वो वही तो नहीं है तो फिर जो कमेटी ब्राह्मण बनाने चाहता की था, क्यों जिसको हमारी ज़रूरत भारतीय पड़ी? संस्कृति उत्पादन करने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग चाहते थे? हमने किया है ना। हमने जातिवाद नहीं किया है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, संवैधानिक दर्जा भी हम ही ने दिया है। तो क्या हमने मानते हैं? पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थों का निर्माण भी हम ही ने किया है। हम ही ने सारे आरक्षण चर्चा मिल सके इसकी व्यवस्था किया है। साथ में हमने जो सामान्य जाति है उनके लिए भी 10% का आरक्षण बगैर किसी के आरक्षण को प्रभावित किए दिया है। यानी हमने सभी जातियों धर्मों के लिए काम किया है। लेकिन यानी कि ये मिथ्या यानी कि वर्णन आपका है। ये एक दावा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। फिर दिनेश जी, शुरुआत में एक कमेटी बनाई गई थी ब्राह्मण मंत्रियों की, नेताओं की, जिसमें ये सांसद भी शामिल थे। मीडिया की न्यूज़ थी। कमेटी हमारे वहाँ हर काम करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के लिए दायित्व का बोध होता है। उनको दिया जाता है कि आपको जो आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं तो संस्कार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आप देखेंगे। आप हुँ, प्रबुद्ध वर्ग के हैं तो आप प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को देखेंगे। आप किसानों से संबंधित हैं तो किसानों को देखेंगे। महिलाओं से संबंधित आप सशक्तिकरण की बातें करते हैं तो आप उन कामों को देखेंगे। हर कार्यों का विभाजन होता है। उसमें मीडिया कोई भी नाम दे देता है। बीजेपी में जाति और धर्म के आधार पर कोई काम नहीं होता है। आगे आने वाले चरण में पूर्वांचल का चुनाव है दिनेश जी, और हमने सुना है कि प्रधानमंत्री खुद कैंप करने वाले भी हैं वाराणसी में, जो आपने उनकी आपने कंस्टिट्यूएंसी भी है। पूर्वांचल में अभी अभी सुना था ना, बम बम बोल रहा है काशी, जी, मगन हुए काशी निवासी। अब जी। मैं कह सकता हूँ कि बम बम बोल रहा है पूर्वांचल, हुँ, मगन हुए पूर्वांचल निवासी। हुँ, पूर्वांचल में ही 24 करोड़ लोगों ने गंगा का स्नान करके प्रयागराज में जो कुंभ था उसमें एक अलौकिक सौंदर्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की विरासत को हुँ, सुरक्षित होते हुए देखा है। उन्होंने ही विभिन्न प्रकार के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनते हुए देखा है, पुलों का जाल बनते हुए देखा है, सारनाथ का डेवलपमेंट उन्होंने देखा है, विंध्यवासिनी माता का धाम का डेवलपमेंट उन्होंने देखा है, मगहर हुँ, कबीर जी की जन्मस्थली का डेवलपमेंट उन्होंने देखा है, और हुँ, उन्होंने महाराजा सुहेल देव जी का विश्वविद्यालय बनते हुए आजमगढ़ में उन्होंने ही देखा है। हुँ, मैं कह सकता हूँ कि एम्स को बनते हुए उन्होंने देखा है, शुगर फैक्ट्री को लगते हुए उन्होंने देखा है, बड़े खाद कारखाने को गोरखपुर में लगते हुए उन्होंने देखा है, आयुष विश्वविद्यालय को बनते हुए पूर्वांचल के लोगों ने देखा है। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों को का जो आजादी के बाद से जो क्रम था उसको रुकते हुए वहां पर मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण करके स्वच्छता अभियान को चला के उस भयंकर मर्ज को रोकते हुए पूर्वांचल के लोगों ने देखा है। मैं समझता हूँ पूर्वांचल जाति धर्म से ऊपर उठ के निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के चेहरों को अब की तस्वीर अपने मन में लगाकर वो हुँ। बीजेपी को जिताएगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि पिछले चुनाव में, आज के चरण में, जो चौथे चरण में जो चुनाव हुए, उनमें 59 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। आज जो वोट अब डाले जा चुके हैं, आज आप इन इतनी सीटों में से कितनी सीटें आप आज उम्मीद कर रहे हैं? पिछली सीट से हमारी सीटें कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेंगी। जी। और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो कितनी सीटों से आप जीत रहे हैं? मैंने पहले कह दिया था कि चौथे चरण तक हम जीत का दोहरा शतक बनाएंगे, विपक्ष हार का दोहरा शतक बनाएंगे। धन्यवाद दिनेश जी, तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई। हमारी तरफ से बहुत आपको भी आभार। शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बहुत आभार। धन्यवाद।